नमस्कार, मैं रंजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल गांव वाला में स्वागत है। आज हम आप सभी को हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक है आपका समास। समास तो सबने नाम सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे समास के बारे में। समास होता क्या है, समास के भेद कितने होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास पर। हम हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इंटर लेवल पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या जब हम कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें किस प्रकार से समास पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा समास आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि वीडियो लास्ट तक देखने पर अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समास पर। समास होता क्या है, सबसे पहले बात आती है समास आखिर होता क्या है। तो समास का मतलब यदि हम हिंदी में जाने, संक्षिप्तीकरण का नाम आप सुने होंगे। समास का मतलब होता है संक्षिप्त में कोई चीज क्या कहते हैं ना, संक्षिप्त में कहना। किसी चीज को, कोई चीज है उसे हम कैसे कर दें, संक्षिप्त में, या इसका संक्षिप्ति क्या कर दे, करण कर दे। संक्षिप्त में कोई बात जब कही जाए, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में कही जाए ना, जैसे आप शॉर्टकट खोजते हैं तो समास का मतलब है एक प्रकार से हम जान लें शॉर्टकट। अर्थात हिंदी व्याकरण में दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम एक शब्द बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। और हम क्या जानेंगे, हिंदी व्याकरण में समास का मतलब होता है किसी चीज को, अर्थात किसी बात को, जो बड़ी बात है उसे छोटा करके कह देना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कम शब्दों में अधिक बातें कह देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए आप कह दिए रसोई घर ना, ये क्या कहते हैं, एक शब्द है रसोई घर। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा बड़े में ले चलेंगे तो इसके लिए हम तोड़ेंगे, जब इसमें विग्रह करेंगे, इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। यह हो गया रसोई के लिए घर। अब इस इतने बड़े शब्द को हमने क्या किया, एक शब्द में लिख दिया रसोई घर। तो बेटा यही क्या कहलाता है, यही आपका समास कहलाता है। कम शब्दों में अधिक बातें कह देना, अर्थात चीजों को छोटा करके लिख देना, संक्षिप्त कर देना ही क्या होता है, वो समास होता है। समास और संधि में थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताते हैं। समास और संधि में अंतर क्या होता है, देखिए समास में आप जानते हैं, समास में दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है, दो शब्द आपस में मिलते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दो पदों का मेल होता है, दो पद मिलते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है, संधि में वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वर्ण। संधि में दो पास के, समीप के दो वर्णों का क्या होता है, वर्ण कितने होंगे, दो। तो दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो संधि कहलाएगी। लेकिन जहां पर दो अक्षर ना मिलकर के, वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज है ना, वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज है, तो वर्ण या अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, संधि का निर्माण करते हैं। लेकिन यही समास में यदि देखा जाए तो दो पद आपस में मिलते हैं या दो शब्द आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, समास बनाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। समास क्या होता है, समास का मतलब होता है किसी चीज का संक्षिप्तीकरण कर देना, अर्थात कम शब्दों में एक ऐसा शब्द हमें यूज करना है जो अधिक बातें कह दे, वो समास कहलाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं समास के भेद क्या होते हैं। तो समास के भेद आप जानते हैं, समास के कुल कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। यदि हम जाने तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। पहला आपका होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। तीसरा आपका होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा आपका होता है द्विगु समास, और पांचवा आपका होता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास, और छठा आपका होता है बहुव्रीहि समास। आप कलम और रफ ले लीजिए और मेरे साथ आप लिखते चलिए, और जो वैसे भी मोबाइल से देख रहे हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इनको हम जानते हैं, बहुत ही पुरानी ट्रिक, आप इस नाम से भी याद कर सकते हैं, अब तक दादा। ये एक बहुत ही मशहूर और प्रचलित याद करने का तरीका। आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास और दा से द्वंद्व समास, दा से द्विग समास। ना तो ये 6 समास हमारे आते हैं बेटा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कई बार पूछा है समास के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो समास पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको भूलना नहीं है पूरे समास में या समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक चीज हम जानते हैं, समास में कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। समास में 2 पद होते हैं। एक पद आपका होता है पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद। दूसरा आपका कहा जाता है उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, अब इस पूर्व पद को हम पहला पद भी कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, दूसरा पद कहा जाता है। तो जितने भी समास हैं, ये 6 समास, यदि हम देखें सब में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर आइए देखते हैं समास कितने प्रकार का होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होता है बेटा, वो कितने प्रकार से होता है, वो 4 प्रकार से होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, ऐसा पद, ऐसा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अव्ययी भाव समास जो होता है वो क्या होता है, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन दूसरा हम देखें तो दूसरा होता है जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद 3 समास है आपका, द्विग समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास बेटा। ये 3 समास ऐसे हैं जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद। तीसरा समास आपका है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो आपका होता है द्वंद्व समास। और चौथा आपका होता है जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है, कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आखिर समास के कितने भेद होते हैं। जब ये पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के हम कितने बताएंगे, 6 भेद बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछे तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद आपको बताने हैं। कौन से, एक जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, वे 3 समास है, द्विग समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो होता है आपका द्वंद्व समास। चौथा आपका होता है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, वो कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास। तो प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। वैसे समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब आइए हम चलते हैं एक एक समास को देखते हैं कि कौन से समास की पहचान कैसे होती है, कैसे उसको हम जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बीच से मिस मत करिएगा, क्योंकि एक बार आप वीडियो को देख लेंगे सारे समास आपके हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक के लिए आपका समास क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप जीवन में भूलेंगे नहीं। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आइए हम एक एक समास के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है।
अव्ययी भाव समास बेटा ये नाम से क्लियर है, जिसका पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद जो अव्यय हो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय। अब यहां पर बात क्या आती है, आखिर सर अव्यय है क्या, ये बात आती है। हम एक क्वेश्चन भी आपको बताते हैं कि ये अव्यय लिखे हैं और आप बताइएगा, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अव्यय में कौन सी संधि है, ये कमेंट बॉक्स में जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। आप नहीं बता पाएंगे तो हम तो बताएंगे, तो लेकिन आप इसमें संधि बताइएगा और हम आपको क्या बताते हैं, अव्यय बताते हैं। अव्यय होते कौन है, ये इस शब्द को हम तोड़े, आ धन व्यय, ये व्यय शब्द है। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना ना, कहते नहीं है अरे ज्यादा पैसा मत व्यय करिए, तो अर्थात ज्यादा खर्च मत करिए। अब अगर यहाँ पर आ लग गया, आ का मतलब क्या होता है, उसमें ना कर देना, अर्थात खर्च ना करना। अब यहाँ पर पैसा तो है नहीं, ये हम आप क्या पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं, अक्षरों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात आएगी अव्यय वे होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनको अलग ना किया जा सके, अर्थात जिनको खर्च हम ना करें, वे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। एक सिंपल से परिभाषा आप और जान सकते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनको लिंग वचन और कारक से कोई मतलब नहीं होता, चाहे जो लिंग आ जाए, चाहे जो वचन आ जाए, चाहे जो कारक आ जाए, यह अपनी स्थिति में सदैव बना रहेगा। अर्थात इससे किसी से मतलब नहीं है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर जो है कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक शब्द दे दिया तथा, तथा दे दिया। अब अगर ये कहा जाए राम श्याम तथा मोहन, चाहे 2 के साथ लगाइए, चाहे 3 के साथ लगाइए, चाहे जिस कारक के साथ लगाइए, चाहे जिस वचन के साथ लगाइए, ये जो तथा शब्द है यह अपनी स्थिति में सदैव क्या रहेगा, बरकरार रहेगा ना। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, चाहे ठंडी पड़े, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उनसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, अव्यय होता है। ये लिंग और वचन कारक कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये सदैव अपनी स्थिति में बना रहेगा, तो वही क्या कहलाएगा बेटा, अव्यय कहलाएगा। तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। हमने एक वीडियो अगर आप देखे होंगे उपसर्ग के बारे में बताया था। संस्कृत में जो आप क्या पढ़ते हैं, संस्कृत में उपसर्ग पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप उपसर्ग पढ़ते हैं ना। हिंदी और संस्कृत में दोनों में क्या पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं। जितने भी उपसर्ग होते हैं अक्षर, इनको हम क्या मान लेते हैं, अव्यय मान लेते हैं। कितने लोगों को याद है, अभी हमने पिछले वीडियो में दिया था उपसर्ग, प्र परा अप शम अन औ निश निर दुश दूर वी आंग नी अधि अपिशु अति उत अवि प्रति परि उप। ये क्या है, संस्कृत के मैंने बताया था, हिंदी में कुछ और जुड़ जाते हैं। ये जितने भी शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। और ये उपसर्ग यदि किसी शब्द के पहले है तो वो बेटा क्या कहलाएगा, वो अव्यय कहलाएगा। तो अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, ऐसा पद अर्थात ऐसा शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। लिख लीजिएगा परिभाषा में, अव्ययी भाव समास वे होते हैं जिनका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक जो है उदाहरण को अव्ययी भाव समास में। सबसे पहले हम आपको उदाहरण में दे रहे हैं, आपने देखा होगा उपसर्ग में भी प्रत्येक, ये शब्द है बेटा प्रत्येक, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी संधि है, हमने कहा जो शब्दों के आगे लग जाए, पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग ही क्या होते हैं, आपके अव्यय होते हैं। अब इसमें देखिए प्रा उपसर्ग लगा है, तो क्या ये त्येक एक शब्द बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि त्येक कोई शब्द नहीं होता है, इसमें संधि है, कुछ चीजें छुपी होती हैं, जब आप इनको तोड़ेंगे तब पता चलता है। जैसे इंग्लिश में आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो उसमें यू क्या होता है, छुपा होता है ना सब्जेक्ट, उसी प्रकार से इसमें भी जब आप इनको तोड़ेंगे ये हो जाएगा प्रति धन एक। अब देखिए ये क्या है, एक एक शब्द है और एक के पहले क्या लग गया, प्रति उपसर्ग लग गया, अर्थात ये उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव का निर्माण करेगा, अव्ययी भाव समास का। ये प्रत्येक क्या हो गया, ये अव्यय होगा, अर्थात अव्ययी भाव समास का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब इसको हम समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, प्रति माने एक और क्या है, प्रत्येक, अर्थात हर एक पे ना, हर एक की बात की गई है, तो वो प्रत्येक को कह रहा। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन निकालिए,
प्रतिदिन ना, प्रत क्या है, उपसर्ग है, ये अव्यय है, चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे अपनी स्थिति में बना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक दिन, एक एक दिन की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथासंभव, यथासंभव, यथाशक्ति, अर्थात जिस प्रकार से क्या हो, शक्ति हो, उसी प्रकार से हमें काम करना चाहिए। लोग कहते नहीं है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जितना आपके पास शक्ति हो उतना आप भक्ति करिए। वो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार, यथासंभव ना, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो जहां पर पहला पद क्या मिल जाए, अव्यय मिल जाए, वो क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो सबको समझ में आ गया। एक बार पुनः हम बोल देते हैं, अव्ययी भाव समास वे होते हैं जिनका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इनका पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। आइए हम दूसरा समास देखते हैं। दूसरा समास आपको तत्पुरुष समास हम बताएंगे। आप जानते हैं तत्पुरुष समास हमने लिखा था प्रधानता के आधार पर, ये कौन सा है, अर्थात इसका उत्तर पद क्या होता है बेटा, प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किसका, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। यह तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको और ध्यान देने हैं कि ये तत्पुरुष समास जो होता है, इसको हम कारक के आधार पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम हिंदी में या संस्कृत में कारक पढ़े हैं, कारक कितने होते हैं, अगर हम संबोधन को ले लें तो वो 8 कारक हो जाते हैं। लेकिन संबोधन को यदि हम छोड़ दें तो कितने होते हैं, 7 विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी कहाँ षष्ठी बोल रहे हैं, वाला ये जो हम पढ़ते हैं ये क्या है, ये खष्टी नहीं है, इसको कुछ लोग खष्टी विभक्ति पढ़ते हैं। लेकिन जिनको व्याकरण का सही ज्ञान है वो क्या पढ़ेंगे, वो षष्ठी पढ़ते हैं, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि ये सा है, कौन सा सा है, शाह है। 3 सा होते हैं, एक तालव्य शाह होता है, एक मूर्धन्य शाह होता है, एक दंत शाह होता है। इसका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है, ये मूर्धन्य शाह है, इसलिए से षष्ठी बोलते हैं। जैसे खटकोड़ तो नहीं बोलते, षटकोड़ बोला जाता है, आया बात समझ में। तो खष्टी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति, ठीक है। कुछ लोग जो है जैसे अयोध्या को अयोध्या पढ़ देते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं है बालक ना, अयोध्या है। तो उसी प्रकार से लोग षष्ठी को खष्टी कह देते हैं, ये षष्ठी बोला जाता है। तो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्ति होती है। यदि हम संबोधन को मिला दें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन संबोधन को मानते नहीं है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, तत्पुरुष के 6 वेद, कारक के आधार पर कितने बनाते हैं, 6 वेद बनाते हैं। तत्पुरुष के 6 वेद, जब इनका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह के आधार पर कर्म कारक को और संबोधन को हम छोड़ देते हैं। तो कौन सा बनेगा, कर्मणी कर्ता को छोड़ देते हैं, ठीक है। कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान। कारक कितने लोगों को आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। अपादान, संबंध और अधिकरण, ये कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। इसके आपको क्या पता होने चाहिए, इसके आपको चिन्ह पता होने चाहिए कारक के। इधर हम इस साइड में लिख देते हैं चिन्ह, ठीक है। कर्म का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, लेकिन कर्ता यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान से, के लिए। जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये शब्द हमको मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपादान से का मतलब किसी से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, यह अपादान हो जाएगा। संबंध आपका क्या हो जाएगा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण आपका जो हो जाएगा में, पय, पर।
ये चिन्ह आपको मिलेंगे अभी। तो आइए हम एक एक उदाहरण देखते हैं। कर्म का उदाहरण देखते हैं, कर्म तत्पुरुष का। जैसे हमने एक यहाँ पर ले लिया रथ चालक, ठीक है, रथ चालक। अब ये देखिए कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा समास है। जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे ना, समास विग्रह करेंगे, तो जो कारक चिन्ह लुप्त है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो अपने आप सामने आ जाएगा और आप पहचान लेंगे ये कौन सा तत्पुरुष है। देखिए ये बन जाएगा रथ को चलाने वाला। जो रथ को चलाता है उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में हम बोल देंगे रथ चालक। अब पूछ लेगा बेटा रथ चालक में कौन सा समास है। यदि आपको ऑप्शन ऐसे दे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तो आप तत्पुरुष मानेंगे। लेकिन यदि ऐसे पूछ ले ये कौन सा तत्पुरुष है, तब उसमें देगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ये कौन सा है? ये कर्म तत्पुरुष आप बताएंगे। इसी प्रकार से माखन चोर ना, माखन चोर, इसमें कौन सा है? वही है जैसे रथ को चलाने वाला, माखन को चुराने वाला। माखन को कौन चुराता था? आप लोग जानते हैं, गोपियां किसके बस में रहा करती थी? कृष्ण को, मुरारी को। तो वो क्या करते थे? माखन को चुराते थे। तो माखन चोर कहे जाएंगे, माखन को चुराने वाला। तो को कहाँ है? देखिए कर्म में को है, ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है करण ना। देखिए करण में क्या हो जाएगा? करण में जैसे मान लीजिए आप मन चाहा, मन चाहा, इसे आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मन से चाहा, या मैंने कहा से द्वारा, आप से भी लगा सकते हैं, या मन द्वारा चाहा। भाई किसी को आप चाह रहे हैं तो उसी को बोलेंगे ना, अरे हम आपको बड़े मन से चाहते हैं, बड़े दिल से चाहते हैं। दिल और मन एक ही चीज है? कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा, मन और दिल दोनों में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति कह दे रहे हम तो आपको बड़े बहुत दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, कोई कह दे अरे हम आपको बड़े मन से चाहते हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो मन चाहा अर्थात मन से चाहा। ज्वरग्रस्त, देखिए ज्वरग्रस्त ना एक शब्द है। ज्वर माने क्या होता है? बुखार होता है। अगर कोई बुखार से ग्रस्त है तो आप क्या कहेंगे? ज्वर से ग्रस्त ना, अर्थात बुखार से पीड़ित, बुखार से ग्रस्त जो है उसे क्या कहा जाएगा? ज्वर से ग्रस्त कहा जाएगा। कितना आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर क्या करते हैं इसको एरेस करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया आपका संप्रदान कारक ना, संप्रदान करण हो गया, ठीक। चलिए तो हम आपको बता रहे संप्रदान ना, ज्वरग्रस्त बता दिया आपको, करण होता है। संप्रदान का चिन्ह होता है शे के लिए। तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय। एक समास हमने पहले ऊपर लिखा था रसोई घर ना, रसोई घर। जब इसका विग्रह आप करेंगे ये बन जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ये ऊपर वाला आप लिख लीजिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं ना। ये कितने हो गए हैं? संप्रदान तक हो गए हैं। आपको बताना क्या है? अपादान, संबंध और अधिकरण। यहाँ पर देखिए अपादान का चिन्ह लिखा हुआ है से अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज किसी वस्तु से या कोई भी व्यक्ति कहीं से कुछ भी चीजें अलग होती, जैसे मान लीजिए मार्कर में क्या है, ये देख रहे हैं कैप लगा हुआ है, कैप को आप निकाल दीजिए, ये अलग हो गया। जहां पर अलग होने का अर्थ प्रकट हो वहां पर कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे कहा जाए देश निकाला। अब इसका जब विग्रह आप करेंगे ये हो जाएगा देश से निकाला ना। अब आप अपने देश में रह रहे हैं, आपको आपके देश से अलग कर दिया जाए तो देश निकाला हो गए। तो देश से अलग हो गए कि नहीं हो गए? पाप मुक्त। पाप मुक्त का मतलब पाप से मुक्ति मिल गई आपको, पाप से आप मुक्त हो गए, पाप से आप क्या हो गए? अलग हो गए। इसी प्रकार से रोगग्रस्त, रोग से जो ग्रस्त थे ना वो क्या हो जाएगा? वो आपका रोग से ग्रस्त। वहां पर देखिए
रोग अलग नहीं हो रहा है, रोग आपको पकड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, या तो करण हो जाएगा आपका, या तो अगर के लिए आएगा तो संप्रदान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जाए रोग मुक्त, अर्थात रोग से आप क्या हो गए, मुक्त हो गए, दूर हो गए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। आज देखिए संबंध में क्या होता है, किसी का किसी से संबंध प्रदर्शित होता है। जैसे कहा जाए राजपुत्र ना, राजपुत्र, इसको जब अलग करेंगे ये बन जाएगा राजा का पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से क्या है, संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। देश रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा का मतलब आप देश की रक्षा कर रहे हैं, आपका संबंध है देश से। बहुत हमारे सैनिक हैं, बहुत हमारे फौज के लोग हैं जो बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम आप यदि यहाँ पर सुरक्षित हैं तो वो किसकी देन है, वो हमारे फोर्स की देन है, जो बॉर्डर पर क्या करते हैं, हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। या यहाँ पर भी जो हमारी फोर्स है वो हमारी आपकी सुरक्षा करती है। तो देश की क्या करते हैं, सुरक्षा, हमारा आपका संबंध है देश से, इसलिए हम आप क्या करते हैं, अपना संबंध प्रदर्शित करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं खेतों में तमाम जो है सांड घूम रहे हैं, बैल घूम रहे हैं, आपकी खेती को चर जाते हैं, आप अपनी खेती की सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं सुरक्षा, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस खेत से आपका संबंध है। संबंध जहां पर स्थापित हो जाए वो कौन सा कारक हो जाएगा, वो संबंध कारक हो जाएगा। समास कौन सा हो जाएगा, वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आइए देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पै पर का अर्थ आता है। जैसे कहा जाए वनवास, वनवास, तो वास माने क्या होता है, स्थान, रहना। अब इसका जब विग्रह करेंगे, वन में वास, अर्थात वन में रहने वाला, तो वास करने वाला, रहने वाला, वो क्या कहलाता है, वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि आपको घर पे नहीं रहना है, आपको कहाँ जाइएगा, आपको 14 वर्ष वनवास में बिताने हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जो है वो लगभग जो है 14 वर्ष, जो हमें आपको रामायण में दिखाया जाता है, 14 वर्ष वो वनवास में किस प्रकार से काटे थे, यह आपने देखा है ना। तो वनवास में कौन सा समास है पूछ लेगा, अब तो नहीं बोलेगा ना वनवास में। जब वनवास की बात आए तो आप राम को याद कर लीजिएगा, तो राम को जब याद कर लेंगे तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण समास हो जाएगा, अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश रक्षा, देश की रक्षा हमने बताया यहाँ पर संबंध ही है, देश की रक्षा आप कर रहे हैं। ईश्वर भक्ति, हाँ एक चीज है ईश्वर भक्ति, देखिए थोड़ा सा, ईश्वर भक्ति। अब क्या होगा, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, क्या होगा, ईश्वर में भक्ति। इसको जब आप तोड़ेंगे ये बन जाएगा ईश्वर में भक्ति। कुछ लोग तो कहेंगे सर कि ईश्वर के लिए भक्ति भी हो जाएगा, यहाँ पर करण भी हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। बेटा कहाँ है यहाँ संप्रदान होगा, के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आप ईश्वर के लिए थोड़ी ना भक्ति करते हैं। भक्ति ईश्वर में जिनकी आस्था है वो भक्ति करते हैं, भक्ति तो आप अपने लिए करते हैं। तो ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, इसलिए ईश्वर में भक्ति कहा जाएगा, न कि ईश्वर के लिए भक्ति कही जाएगी। इसमें कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष है। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। दो समास आपने पढ़ लिए, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। आइए यहाँ पर देखते हैं हम, अव्ययी भाव में कौन सी प्रधानता थी, पूर्व पद की प्रधानता थी, अर्थात पूर्व पद में जो प्रधान था वो अव्ययी भाव समास। यहाँ पर क्या था, उत्तर पद आपका प्रधान था, तत्पुरुष। इसके बाद हम तीसरा समास आपको पढ़ाते हैं, द्विग समास पढ़ाते हैं। द्विग पढ़ा है, द्वंद्व पढ़ाते हैं, पढ़ना सब है। तो आइए देख लेते हैं, चाहे द्विग समास पढ़ लेते हैं, चाहे हम द्वंद्व समास पढ़ लेते हैं। चलिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं द्विग समास पढ़ने के लिए, तो पहले हम द्विग ही पढ़ा देते हैं। पढ़ना सारा समास है, जब भूल छोड़ना एक भी नहीं है, सारे समास इसी एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। द्विग समास, देखिए द्विग समास वे होते हैं जिनका पूर्व पद संख्यावाची होता है, या कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची दे देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विग समास कहलाते हैं। हाई स्कूल जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें द्विग और द्वंद्व दोनों समास पढ़ने हैं, इसलिए वीडियो का आप अच्छे से देखिएगा, इस समास को अच्छे से देखिएगा। कंपटीशन में तो सारा समास पूछेगा, उसमें कोई सिलेबस की कटौती नहीं है। द्विग समास जिनमें क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची,
ठीक है, अर्थात पूर्व पद में क्या आ जाए, संख्या, या कभी कभी दूसरे पद अर्थात उत्तर पद में भी क्या आ जाती है, संख्या मिलती है आपको। तो द्विक समास जैसे कहा जाए नवग्रह ना, इसको जब तोड़ेंगे, नव ग्रहों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, नवग्रह कहलाता है। नवरात्रि ना, नवरात्रि, नव रात्रियों या नवरात्रियों का समूह ना नवरात्र कहलाएगा। और बताइए दोपहर, देखिए यहां पर दो पहरों का समाहार, देखिए यहां पर हमने समाहार लिख दिया, यहां पर समूह लिख दिया, दोनों सिनोनिम शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए समाहार का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर किसी चीज को घसीटते हैं जबरदस्ती या किसी को ला करके मिलाते हैं, वहां पर समाहार का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं दोपहर क्या होता है, जो सुबह का एक पहर होता है, शाम वाला जो शुरू का पहर होता है, सुबह का अंत वाला, शाम वाला पहले का, वो मिलकर क्या बनता है, दोपहर बनता है। तो दो क्या है, संख्या है, नौ क्या है, संख्या है, नौ क्या है, संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विक समास होगा, जिसका पूर्व पद क्या हो जाए, संख्या हो जाए, वह आपका हो जाता है द्विक समास। आइए इसके बाद हम आपको देखते हैं द्वंद्व समास। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी सोच रहे हैं आपको बता दें ताकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। अगर ज्यादा लंबा होगा तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में देना पड़ेगा। आइए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है हमने बताया इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान, अर्थात दोनों पद क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान है बीच में आपको योजक का चिन्ह मिलता है, ये बीच में योजक का चिन्ह मिलेगा और क्या मिलेगा, जो दोनों पद होंगे, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे। यदि विलोम शब्द मिले और बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, यहाँ पर देखिए माता पिता क्या है, एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह, ये चा और का अर्थ निकलता है माता और पिता। भाई बहन एक दूसरे के विलोम है, नर नारी एक दूसरे के क्या है, विलोम है, और जब विलोम शब्द आए और बीच में योजक चिन्ह रहे तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास में ये जैसे भाई भाई कहा जाए, यदि समान चिन्ह आए और तब योजक चिन्ह रहे तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भूल कर भी मत मारिएगा सर जी अब जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, नहीं, द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा द्वंद्व समास वो होगा जब क्या होगा, जब दोनों विलोम शब्द है, लेकिन यहाँ पर विलोम नहीं है। रातों रात, देखिए अर्थात रात ही रात, तो यहाँ पर दोनों क्या है, समान शब्द है। जब समान शब्द के साथ योजक चिन्ह आए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जब योजक चिन्ह विलोम शब्द के साथ आए तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ तक आ समझना। चलो आगे चलते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। जो कर्मधारय होता है वो बहुव्रीहि होता है, वच ये क्या होते हैं, ये दोनों एकदम बिल्कुल समान होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ यह है कि आपको समास विग्रह करना है, समास विग्रह के आधार पर भी आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन एक पहचान उसमें हम बनाते हैं। जैसे कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय में एक क्या होगा, विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, या हम कह सकते हैं उपमान उपमेय होता है। ठीक है, देखिए विशेषण वे होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है ना, अर्थात जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण। जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बतलाई जाए, जिनके बारे में कहा जा रहा हो वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं।
कर्मधारय में विशेषण और विशेष आता है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, पूरा शब्द ही विशेषण होता है। तो आइए देखते हैं इसमें विशेषण विशेष कैसे है। तो कर्मधारय में से लीजिए चरण कमल, चरण, ठीक है, चरण कमल। तो चरण कमल में हम देख रहे हैं ये चरण और कमल ना, तो चरण क्या है, यहाँ पर चरण आपका विशेष हो गया। ये चरण की विशेषता मतलब कमल के समान, जब इसको तोड़ेंगे कमल के समान जो चरण, मतलब जो चरण कैसा हो, कमल के समान हो, वहां पर कर्मधारय अर्थात ये जो चरण है ये आपका विशेष हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, यह कमल के समान है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। कमल विशेषण है, चरण विशेष है, अर्थात कमल उपमान है और चरण उपमेय है। तो जहां पर विशेष्य और विशेषण आए वो क्या हो जाएगा, वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गगन, देखिए नील गगन, इसको जब विग्रह करते हैं है जो का अर्थ निकलता है, अर्थात नीला है जो गगन ना, गगन माने आकाश होता है। देखिए गगन जो कैसा है, नीला, तो गगन की विशेषता क्या है कि नीला है, नीला शब्द विशेषण हो गया, गगन शब्द आपका विशेष हो गया। तो जहां पर विशेषण और विशेष हो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख अर्थात चंद्र है जो मुख, ऐसा मुख जो कैसा है, चंद्र के समान है या चांद के समान है। ये देखिए मुख क्या है, विशेष है, और चंद्र क्या है, चांद क्या है, चांद जो है विशेषण है, अर्थात चांद जो है उपमान है और मुख जो है ये उपमेय है। तो जहां पर उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष हो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। लेकिन बहुब्रीहि में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, आपने मैंने शुरू में बताया, ना तो द्वितीय पद अर्थात ना तो पूर्व ना तो उत्तर पद, बल्कि किसी तीसरे का आगमन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि। एक प्रकार से आप ऐसे ले सकते हैं, जितने भी उदाहरण मिलेंगे सब पर्यायवाची मिलेंगे, किसी न किसी के पर्यायवाची जरूर होंगे, और जो पर्यायवाची होंगे वो मान लीजिए कि क्या होंगे, बहुब्रीहि समास होगा। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास क्या होते हैं। बहुब्रीहि समास जो क्या हो, एक तीसरे की पुनरावृत्ति कराते हैं, तीसरे का आगमन कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बहुब्रीहि कहलाते हैं भैया। बहुब्रीहि समास जैसे कहा जाए लंबोदर, जब इसका हम समाज विग्रह करेंगे ये निकलेगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात ये अर्थात लगा देंगे, अर्थात लगा करके किनका उदर लंबा है, किनका पेट लंबा है, गणेश का। यहाँ पर गणेश की बात नहीं की गई थी, ये सिर्फ लंबोदर बताया गया था। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें, लंबा है जो उदर, अर्थात उदर माने पेट, पेट की विशेषता क्या हो गई, वो लंबा है, विशेषण विशेष से ले लेंगे तो वो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन जब इस पूरे पद को विशेषण मान लिया जाए, किसका विशेषण है, गणेश का पेट जो है वो लंबा है, ये पूरा विशेषण हो गया। यहाँ कोई तीसरा पद आ गया, गणेश लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो जब हम अर्थात ले जाएंगे, तीसरा ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बहुब्रीहि समास बन जाएगा। पीतांबर, पीतांबर पीला है, अंबर माने वस्त्र, अंबर जिसका, अर्थात किसका था, विष्णु का, विष्णु का जो वस्त्र था वो पीला था। यहाँ पर विष्णु आ गए, तीसरा पद आ गए, ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। श्वेतांबर, श्वेत अर्थात सफेद, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती, सरस्वती ये देखा ना आपने, अरे फोटो में नहीं देखे हैं, सरस्वती हमेशा सफेद वस्त्र का धारण करती हैं, सफेद वस्त्र को धारण करती हैं,
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास ना। एक और देख लीजिए, दशानन, 10 है, आनन माने सिर, आनन जिसके, अर्थात रावण ना। रावण के कितने सिर थे, 10 सिर थे ना। तो जो यहाँ पर क्या हो गया, रावण नहीं था लेकिन रावण एक तीसरा पद आ गया। तो जो बहुव्रीहि समास वे होते हैं समास विग्रह करने पर जिसका अर्थात का अर्थ निकलेगा और किसी तीसरे का क्या होगा, आगमन होगा, अर्थात एक अन्य पद आ जाएगा, न तो प्रथम पद न तो द्वितीय पद, तीसरे पद की जो क्या हो जाए, दिख जाए या आगमन हो जाए, वो क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर यही है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।